हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का पेपर 7 इंग्लिश में आज आपकी क्लास 9th यानी लेक्चर 9th आपका होने वाला है। इस लेक्चर 9 में मैं आपको यूनिट सेकेंड जो आपका है क्लासरूम टीचिंग कंटेंट, इसके बारे में बताने वाली हूँ कि क्लासरूम टीचिंग कंटेंट में आपको क्या क्या पढ़ना है। चलिए इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो फर्स्ट यूनिट मैंने आपको करा दी है, अगर आपने नहीं की है तो आप वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर। और अब तो बहुत अच्छा एक सिस्टम हो गया है, पहले क्या होता था आप लोगों को प्लेलिस्ट में जाना पड़ता था। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे ही जैसे ही आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन में नीचे एक अबाउट का ऑप्शन आता है। उस अबाउट के ऑप्शन में वीडियो का ऑप्शन आता है, उस वीडियो में जाएं और आप प्लेलिस्ट में जाकर आपको इंग्लिश की जितनी भी वीडियो देखनी है आप आराम से देखी जाके, क्योंकि उन वीडियो में मैंने आपको यूनिट फर्स्ट में आपके जो मेथड्स थे, आपके अप्रोच थे, वो सभी मैंने आपको करा दिए हैं। आप जाकर उनसे पढ़ लीजिए, ठीक है। तो आज आपकी ये यूनिट सेकेंड स्टार्ट होने वाली है। इस यूनिट सेकेंड में मैं क्या क्या पढ़ाऊँगी, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो क्लासरूम टीचिंग कंटेंट में इसमें ये बताया गया है, जैसे क्या होता है जब भी कोई शिक्षक क्लासरूम में जाता है, जब भी कोई शिक्षक कक्षा में जाता है तो बच्चों को क्या करता है, बच्चों को पढ़ाए जाने के लिए जो उसे पहले से ही एक पाठ योजना यानी लेसन प्लान बनाना पड़ता है कि आज मुझे बच्चों को क्या पढ़ाना है, किस टॉपिक पर बच्चे से डिस्कशन करना है, किस टॉपिक पर डिस्कस करना है, किस टॉपिक पर चर्चा करनी है। क्लासरूम में जाने से पहले टीचर को बहुत सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, बच्चों को क्या पढ़ाएं और क्या सिखाएं, इस बारे में भी पहले से ही एक पाठ योजना यानी लेसन प्लान बनाना चाहिए, ताकि वो वहाँ जाकर बच्चों को अच्छे से चीज़ों को समझा सके और समझाने में उसे कोई भी हिचकिचाहट ना हो, ठीक है। अगर आप वहाँ पर जाएंगे और हिचकिचाहट होगी तो क्या होता है, बच्चे समझते नहीं हैं, उनको समझ में नहीं आएगा, उन्हें अच्छे से वो आपकी बातों को समझ नहीं पाएंगे। तो यही इसमें बताया गया है कि क्लासरूम टीचिंग कंटेंट में देखिए क्या क्या देखते हैं। पहला है आपका इंग्लिश इन आवर डेली लाइफ्स। बच्चों को क्या क्या सिखाना चाहिए। आवर डेली लाइफ्स का मतलब होता है हमारी रोज़ाना ज़िंदगी में, यानी हमारी रोज़ाना ज़िंदगी में जो भी इंग्लिश के वर्ड, जो भी सेंटेंस हम लोग यूज़ करते हैं, जो भी इस्तेमाल करते हैं अपनी रोज़ की ज़िंदगी में, आपकी रोज़ाना ज़िंदगी में, तो उन वर्डों को, उन वर्ड्स को, उन सेंटेंस को बच्चों को सिखाना। जैसे कि आप क्या करते हैं, जैसे कि आप सुबह उठते हैं, बच्चों को सिखाइए, सुबह उठते हैं तो मम्मी पापा को गुड मॉर्निंग बोलिए, अपने से बड़ों को गुड मॉर्निंग बोलिए। क्लासरूम में जब आइए, जब भी क्लासरूम में टीचर इंटर करे, जब भी क्लासरूम में टीचर एंट्री ले तो बच्चे तुरंत खड़े होकर उन्हें, उनका आदर करें, उनका सम्मान करें, उनको गुड मॉर्निंग बोलें। जब वो सिट डाउन बोले तो बच्चे बैठ जाएं। इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें बच्चों को समझाना, ठीक है। प्रेयर में सावधानी से खड़े हों, प्रेयर में लाइन से खड़े होने चाहिए। जैसे ही प्रेयर की बेल बजती है वैसे ही बच्चों को लाइन से जाना चाहिए, ठीक है। धक्का मुक्की नहीं करनी चाहिए। इस तरीके से बच्चों को क्या होता है, बहुत सी छोटी छोटी सी चीज़ें आप सिखाते हैं कि जब भी आप वॉशरूम जाएं, वहाँ से आएँ तो अपने हाथ को अच्छे से धोएं। इस तरीके से बच्चों को आप छोटी छोटी चीज़ें सिखाते हैं, ठीक है। उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया कि आप अपनी रोज़ाना ज़िंदगी में जो भी छोटी छोटी चीज़ें आप करते हैं उनके बारे में बच्चों को बताना। सम जनरल ग्रीटिंग्स, यानी इसका मतलब यही, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कुछ उपयोगी अभिवादन, जैसे कि गुड मॉर्निंग बोलो टीचर्स को, दोपहर में गुड आफ्टरनून्स बोलो, ठीक है। जाते वक्त गुड आफ्टरनून बोलकर जाओ। टीचर जब भी क्लास में आए उनकी रिस्पेक्ट करो, ठीक है। टीचर क्लास में आए शोर मत करो। इस तरीके से बच्चों को बताना, ठीक है। सेकेंड है इंट्रोड्यूसिंग इंग्लिश अल्फ़ाबेट विद रिलीवेंट नेम ऑफ एनिमल, बर्ड्स, फ्लावर, फ्रूट्स, वेजिटेबल, प्लांट्स एट्सेट्रा। यहाँ पर ये कहा गया है कि इंग्लिश के कुछ अल्फ़ाबेट वर्डों का भी परिचय बच्चों को कराना, जैसे कि कहा गया है कि नेम्स ऑफ एनिमल्स, जैसे कि जानवरों के नाम बच्चों को बताना इंग्लिश में, और बर्ड्स के नाम इंग्लिश में बच्चों को बताना, यानी कि पक्षियों के नाम बच्चों को वर्ड्स में बताना।
सॉरी इंग्लिश में बताना, और फूलों के नाम इंग्लिश में बताना, और फलों के नाम, सब्जियों के नाम, और पेड़ पौधों के नाम, बॉडी पार्ट्स नेम यानी कि शरीर के अंगों के नाम बच्चों को इंग्लिश में पढ़ाना। ठीक है। नेक्स्ट है नंबर नेम्स। नंबर नेम्स यानी कि 1 to 100 नंबर नेम्स। जैसे आप लिखते हैं कि ONE1, 1 को आप इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, ONE1 इस तरीके से। 2 को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, TWO2। इस तरीके से आप बच्चों को इंग्लिश में नंबर सिखाते हैं, बच्चों को इंग्लिश में गिनतियाँ सिखाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है ओरल प्रैक्टिस ऑफ सिंपल सेंटेंसेस प्रिस्क्राइब्स फॉर स्टैंडर्ड 3, 4 एंड 5। कुछ ओरल प्रैक्टिस यानी कि कुछ मौखिक अभ्यास बच्चों को कराना जो आपकी 3rd, 4th और 5th स्टैंडर्ड की बुक्स में होती हैं। जैसे कि बच्चों को इंग्लिश में ये सिखाना कि वो अपना नाम इंग्लिश में बता सके, आप उनसे क्वेश्चन करें वो आंसर। जैसे आपके कन्वर्सेशन में जो 3rd, 4th, 5th के स्टैंडर्ड में क्या होता है, कुछ कन्वर्सेशन की एक बुक आती है, उसमें कुछ इस तरीके से ओरल प्रैक्टिस होती है। जैसे कि बच्चों को आप सिखाते हैं व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। अगर तुमसे कोई पूछेगा तो आप उसको इंग्लिश में आंसर्स दोगे कि माई नेम इज़ XYZ जो भी है। ठीक है। वॉट इज़ योर फादर्स नेम, वॉट इज़ योर मदर नेम, वॉट इज़ योर सिस्टर नेम, वॉट इज़ योर ब्रदर्स नेम। इस तरीके से आप बच्चों को सिखाते हैं। वॉट इज़ योर फेवरेट कलर्स नेम, वॉट इज़ योर फेवरेट टीचर्स नेम, वॉट इज़ योर फेवरेट बुक्स नेम, वॉट इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट्स नेम। ठीक है। इस तरीके से आप बच्चों को छोटी छोटी बातें आप क्या करते हैं, मौखिक अभ्यास में सिखाते हैं। ठीक है। उनका मौखिक अभ्यास कराते हैं इस तरीके से। और नेक्स्ट है आपका रिएक्शन ऑफ नर्सरी राइम्स एंड पोएम विद अ राइथम एंड इंटोनेशंस। ठीक है। फिर क्या होते हैं, नर्सरी की कुछ पोएम होती हैं, उनको लय से आप बच्चों को सिखाते हैं। जैसे कि इंग्लिश में पोएम होती हैं जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा। इस तरीके से आप सिखाते हैं, यानी कि उसको गा गा कर सिखाते हैं। ठीक है। गाने के माध्यम से आप बच्चों को सिखाते हैं। ट्विंकल, अब ऐसे थोड़ी सिखा देंगे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, इस तरीके से नहीं सिखाते ना, आप उसको गा कर सिखाते हैं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार इस तरीके से सिखाते हैं ना। तो बच्चों को पोएम को क्या होता है, लय के माध्यम से सिखाना। ठीक है। ये सब आपको पढ़ाना है। और क्या है, राइटिंग प्रैक्टिस। राइटिंग प्रैक्टिस में आप क्या करते हैं, बच्चों को क्या करते हैं, इंग्लिश में आप राइटिंग लिखने के लिए दे देते हैं। यानी 1 पेज आप राइटिंग करके लाएंगे, यानी कि 1 पेज आप सुलेख लिखने को, आप हिंदी में जिसे सुलेख बोलते हैं, सुलेख लिखने को देते हैं। या फिर राइटिंग प्रैक्टिस में आप क्या करते हैं, किसी भी लेसन की एक्सरसाइज को आप दे देते हैं कि इस एक्सरसाइज के आप ट्रू एंड फॉल्स करके दिखाइए, ये सब दे देते हैं। ठीक है। या कुछ वर्ड्स दे देते हैं, यानी कि वर्ड्स में जैसे कि आप कुछ स्पेलिंग्स वगैरह दे देते हैं राइट करने के लिए। ठीक है। इन सब चीज़ों को आप बताते हैं। तो आज मैं इतनी ही चीज़ों के, मैं इन सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाली हूँ। ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं होगी, थोड़ी सी लेंथी हो सकती है, क्योंकि आज मैं आपको क्लासरूम टीचिंग कंटेंट के जो आपका जो इंट्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी पार्ट्स हैं वो सभी मैं कराने वाली हूँ। तो चलिए और शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ये सब चीज़ें आपको इसमें पढ़नी, और हाँ ये सब चीज़ें पढ़नी है और अच्छे से पढ़नी, क्योंकि यही चीज़ें आपकी पूछी जाती। बच्चों की तरह आपसे क्वेश्चन इंग्लिश में पूछा जाता है कि 5 फ्लावर्स नेम लिखिए, और आपसे स्पेलिंग दे दी जाएंगी। उस स्पेलिंग यानी फिल इन द ब्लैंक्स, स्पेलिंग की फिल इन द ब्लैंक्स दे दी जाएगी। जैसे फ्लावर्स में फ्लावर दे दिया जाएगा। अभी आगे मैं इसके बारे में चर्चा करूँगी, डिस्कस करूँगी। ठीक है। आगे देखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि क्लासरूम टीचिंग होता क्या है। Classroom teaching is the process that allows teacher to control the learning and direction of their classrooms। यानी जो क्लासरूम टीचिंग होती है, यानी बच्चों को जो क्लासरूम में यानी कक्षा में जो पढ़ाया जाता है, ये क्लासरूम टीचिंग एक ऐसी प्रक्रिया होती है। क्या है, क्लासरूम टीचिंग इज अ प्रोसेस, एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो टीचर को अपनी कक्षा में सीखने, सिखाने और दिशा नियंत्रित करने की अनुमति देती है। ठीक है। क्या करती है, जो बच्चों को, एक टीचर क्या करता है, टीचर जो होता है वो बच्चों को अपनी कक्षा में सिखाने और दिशा नियंत्रित करने की अनुमति देता है। ठीक है। नेक्स्ट है बिफोर गोइंग
इन द क्लासरूम अ टीचर शुड हैव लर्न वेरियस थिंग्स एज फॉलोज। क्या होता है, जब भी क्लासरूम में कोई टीचर इंटर करता है, कोई टीचर एंट्री लेता है, तो उससे पहले उसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए जो वो बच्चों को समझा सके। उनको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ों के बारे में उन्हें जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट है जैसे कि क्या क्या जानकारी होनी चाहिए, बच्चों को क्या क्या सिखाना चाहिए, इसके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट है लर्न सम जनरल ग्रीटिंग एंड बेस्ट विशेस, यानी बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि कैसे हम हमारे जो क्या बोलते हैं, जैसे कि आपने गुड मॉर्निंग, बच्चों को गुड मॉर्निंग सिखाना, गुड आफ्टरनून सिखाना, गुड लक, हैव अ गुड टाइम्स, इन सब के बारे में बच्चों को सिखाना कि गुड मॉर्निंग कब बोलना चाहिए, गुड आफ्टरनून कब बोलना चाहिए, गुड लक कब बोलना चाहिए, हैव अ गुड टाइम्स कब बोलना चाहिए। इस तरीके से बच्चों को छोटे छोटे सेंटेंस, छोटे छोटे वर्ड्स के बारे में बच्चों को बताना। ठीक है, जाहिर सी बात है, जब भी कोई नर्सरी क्लास में बच्चा एंट्री लेता है, जब भी वो क्लास में फर्स्ट टाइम आता है, तो आप उसे कहते हो अरे आप अंदर आ गए, आपने मे आई कमिंग नहीं बोला, तो वो बच्चे मे आई कमिंग बोलते हैं, फिर अंदर आते हैं, फिर आप वो खड़े रहते हैं, आप उनसे सिट डाउन बोलते हैं तो वो बैठ जाते हैं। धीरे धीरे वो क्या होते हैं, उनके वो डेली रूटीन में, यानी कि उनकी रोज़ाना ज़िंदगी में ये सब चीज़ें होती हैं, तो वो धीरे धीरे क्या करते हैं, खुद से बोलना सीख जाते हैं। जैसे ही आप क्लास में एंट्री लेते हो, देखते हो बच्चे तुरंत खड़े हो जाते हैं, गुड मॉर्निंग मैम बोल देते हैं या गुड मॉर्निंग सर तुरंत बोलते हैं। आपको उनको रोज़ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। स्टार्टिंग में एक फर्स्ट और सेकेंड टाइम आपको बताना पड़ता है, धीरे धीरे वो क्या होते हैं, सब सीख जाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ वर्ड फॉर पर्सन, यानी कि इसमें ये कहा गया है विद्यालय में जो भी व्यक्ति है या कोई भी पर्सन है, कोई भी व्यक्ति, हर एक व्यक्ति को किस नाम से पुकारा जाए उसके बारे में बच्चों को उस शब्द को बताना। ठीक है, उसके बारे में बच्चों को बताना कि कैसे यहाँ पर किस किस को किस नाम से पुकारा जाएगा। जैसे कि अध्यापक हैं तो आप बोलोगे इनको, ये हमारे टीचर्स हैं, इनको टीचर्स बोलोगे, प्रिंसिपल को प्रिंसिपल्स बोलोगे, प्रिंसिपल बोलोगे। ठीक है, स्वीपर होते हैं, कारपेंटर होते हैं, इन सबको किस नाम से पुकारा जाए। जैसे बढ़ई है, बढ़ई को आप सिखाते हो कि कारपेंटर बोलेंगे। ठीक है, ये बच्चे कौन है, कारपेंटर हैं। ठीक है, फिर क्या, नाई, नाई को आप बार्बर बोलेंगे। ऐसा नहीं कि आप केवल स्कूल के बारे में बताए, रोजाना जैसे आप कहते हैं आप बाल कट करवाने जाते हो, कहाँ जाते हो, तो बोलेगा नाई के घर। नहीं, नाई नहीं बोलते हैं, बार्बर बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से बताना। मोची को आप कॉबलर बोलेंगे, सफाई वाला आप स्वीपर, आप सफाई वाला तो आपके स्कूल में भी होता है, तो आप कहेंगे इन्हें हम क्या बोलेंगे, इन्हें हम बोलेंगे स्वीपर। ठीक है, इस तरीके से बच्चों को छोटे छोटे वर्ड के बारे में बताना है। जैसे कि आपके जो मित्र हैं उनको आप क्या बोलेंगे, फ्रेंड्स बोलेंगे। ठीक है, क्लास में टीचर, क्लास टीचर एक होती हैं जो आपकी अटेंडेंस लेती हैं, ये सब ये कहते हैं नहीं क्लास टीचर हैं, ये हमारी, ऐसे आप बच्चों को सिखाते हैं। ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और बच्चों को क्या क्या सिखाना। थर्ड पॉइंट है नेम ऑफ वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवरों के नाम बच्चों को इंग्लिश में बताना। ठीक है, नेम ऑफ बर्ड्स, चिड़ियों के बारे में बच्चों को, पक्षियों के बारे में बच्चों को इंग्लिश में बताना। ठीक है, उनके नाम इंग्लिश में बताना। फ्लावर्स के नाम इंग्लिश में बताना, फ्रूट्स के नाम यानी फलों के नाम इंग्लिश में बताना। बॉडी पार्ट्स को इंग्लिश में बच्चों को सिखाना। बॉडी पार्ट सिखाने का तो बहुत आसान तरीका होता है। आपने नोज़ पे अपनी फिंगर रखी, बताया ये क्या है बच्चों, बच्चे जोर से बोलने लगे नोज़ है। ठीक है, इस विथ स्पेलिंग बच्चों को बताना है, NOSE नोज़, EYE। ठीक है, इस तरीके से बच्चों को क्या होता है, विद स्पेलिंग बच्चों को आप स्टार्टिंग में बताते हो। ठीक है, वेजिटेबल्स नेम बच्चों को बताते हो, सब्जियों के नाम। ठीक है, नंबर ऑफ 1 to 10, देखिए जब जो बच्चा 1 to 5th क्या, 3rd स्टैंडर्ड का बच्चा, अब वो 100 तो आप नंबर्स लिख नहीं पाएगा इंग्लिश में, तो उसे क्या होता है 1 to 10 तक इंग्लिश के नंबर्स को बताना। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि ONE 1, इसको हम 1 लिखते हैं। 2 को हम इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, TWO 2 लिखते हैं। 3 को कैसे लिखते हैं, THREE 3। ठीक है, इस तरीके से बच्चों को बताना। ठीक है, नेक्स्ट जो है 10 आपका है अल्फ़ाबेट्स A to Z, कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स, यानी कि कैपिटल और स्मॉल लेटर्स में बच्चों को, यानी कि बड़े अक्षरों में और छोटे अक्षरों में बच्चों को अल्फ़ाबेट्स लिखाना, A to Z लिखाना। जैसे कि आपने कहा कि ABCD, एक आप इस तरीके से लिखाते हैं, कैपिटल लेटर में लिखाते हैं। स्मॉल लेटर में आप कैसे लिखाते हैं, ABCD, इस तरीके से बच्चों को A to Z तक आना चाहिए। ठीक है,
यानी ए से लेकर जेड तक। फिर नेक्स्ट आपका ओरल प्रैक्टिस ऑफ सिंपल सेंटेंसेस, यानी कुछ साधारण वाक्यों को बच्चों को मौखिक अभ्यास कराना, कुछ साधारण वाक्यों का बच्चों को मौखिक अभ्यास कराना, जैसे कि व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, व्हाट इज़ योर मदर्स नेम, व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर्स नेम, व्हाट इज़ योर फेवरेट टीचर्स नेम, व्हाट इज़ योर बेस्ट फ्रेंड्स नेम, ठीक है। और कई सारे ऐसे आप व्हाट इज़ योर फेवरेट फ्रूट्स नेम, व्हाट इज़ योर फेवरेट colors name, what is your favorite vegetables name, what is your favorite birds name, ठीक है। इस तरीके से बच्चों को समझाना और कुछ छोटे छोटे वाक्यों के बारे में बच्चों को पढ़ाना, ठीक है। ताकि क्या होता है, जब भी आपके घर, आपने देखा होगा कि जब भी आपके घर कोई गेस्ट वगैरह आता है तो बोलता नहीं बच्चे आप किस क्लास में हो, तो वो बताएगा कि मैं क्लास सेकेंड में हूँ या क्लास थर्ड में हूँ। इस तरीके से बोलता है ना बच्चा कि मैं क्लास सेकेंड में हूँ या क्लास थर्ड में हूँ। तो पूछेगा कि अच्छा तो बताइए व्हाट इज़ योर नेम, तो बच्चा तुरंत बताएगा माय नेम इज़ XYZ, जो भी होता है। तो इस तरीके से बच्चों को छोटी छोटी चीज़ें अच्छे से समझाना। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि मैं क्या कह रही हूँ, क्या समझा रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, बच्चों को फिल इन द ब्लैंक्स करवाना, यानी कि बच्चों को रिक्त स्थान की पूर्ति करवाना। जैसे कि यहाँ पर है NGTV, इसमें क्या होगा, इसमें लिखा है निगेटिव का, ये निगेटिव यानी NE, निगेटिव आप कैसे लिखते हैं, निगेटिव, ठीक है, ये लिखते हैं। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर E भरेंगे, यहाँ पर A हो जाएगा, यहाँ पे I हो जाएगा और V के बाद E हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर स्पेस नहीं, इसलिए मैं यहाँ पर बता दे रही हूँ, ठीक है, किसकी स्पेलिंग है। यहाँ पे शायद ये स्मॉल की स्पेलिंग होगी, यहाँ पर डबल होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, SMALL, स्मॉल की स्पेलिंग। और एक चीज़ सुनिएगा, ये आपको लग रहा होगा कि भाई ये बच्चों की तरह क्या पढ़ा रही है, लेकिन ये फिल इन द ब्लैंक्स आपके पेपर में 2 फिल इन द ब्लैंक्स जरूर आएंगे। तो आपके लिए ये बच्चों की तरह भी है और आपका बढ़िया मार्क्स भी अच्छे से मिल जाएगा, ठीक है। इतना तो आप कर ही सकोगे। सबसे ज़्यादा स्पेलिंग जो है वो ग्रामर की आती है। तो ग्रामर की स्पेलिंग क्या होती है, GRAMMAR होता है। लोग क्या लिखते हैं, ER लिख देते हैं, लास्ट में AR होता है, ठीक है। इसी के नंबर सबसे ज़्यादा आप लोगों के कटते हैं, बच्चों के ही नहीं आपके भी कटते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक्टिव लिखा हुआ है, ACTIVE, एक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट है ये वेडनेसडे की स्पेलिंग है VEDNESDAY, डे, ठीक है, वेडनेसडे। समझ में आ गया। अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज प्रोज, जो आपका पेपर में लॉन्ग क्वेश्चंस में पूछा जाता है। व्हाट इज प्रोज, प्रोज का मतलब होता है जिसको हम हिंदी में कहते हैं गद्य। गद्य मतलब होता है, जैसे कि आप हिंदी में क्या लिखते हैं, कहानी। गद्य का मतलब क्या होता है, कहानी, ठीक है। तो प्रोज यानी कि गद्य क्या है, या हम कहेंगे कहानी क्या होता है। तो चलिए देखते हैं, जिसे हम स्टोरी भी बोल सकते हैं। यहाँ पे कभी कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, प्रोज ना करके आपको दे दिया जाता है कि व्हाट इज स्टोरी, स्टोरी क्या है, ठीक है, यानी स्टोरी किसे कहते हैं, स्टोरी क्या है। तो व्हाट इज स्टोरी भी दे दिया जाएगा तो भी आपको यही लिखना है, क्योंकि आपको पता है गद्य मतलब कहानी होता है, स्टोरी ही होता है, ठीक है। तो व्हाट इज प्रोज दिया जाए या व्हाट इज स्टोरी दिया जाए तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि गद्य होता क्या है, यानी कि कहानी यानी स्टोरी होती क्या है। तो प्रोज कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स प्रोजा और ओरेशियो, मीनिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। तो प्रोज जो है वो क्या है, प्रोज शब्द लैटिन भाषा के प्रोजा ओरेशियो शब्द से आया है, जिसका अर्थ क्या होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड यानी सीधा साधा, ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, सीधा साधा, यानी कि अपनी बात को सीधे बताना, सीधे उसको प्रकट करना ही क्या कहलाता है, गद्य कहलाता है, ठीक है। घुमा फिरा के नहीं बताना। जैसे कविता में क्या होता है, कविता में जैसे कि आप पोएम्स वगैरह पढ़ते हो तो उसमें क्या होता है, उसके बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, घुमा फिरा के बात की जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, इसको सीधे आप चीज़ों को बताते हैं। जैसे आपने कहानी क्या, जैसे महात्मा गांधी की आपने कोई स्टोरी लिखी, गद्य लिखा, उसमें क्या बताया, महात्मा गांधी एक महान व्यक्ति थे। तो इसमें तो कोई कुछ आपका हेर फेर तो हो नहीं रहा है, उलट पुलट तो हो नहीं रहा है, सीधा सीधा बताया जा रहा है कि महात्मा गांधी महान व्यक्ति थे, ठीक है। तो वही बताएगा कि ये एक सीधा साधा होता है। प्रोज इज वर्बल और रिटन लैंग्वेज दैट फॉलोज द नेचुरल फ्लो ऑफ स्पीच। क्या होता है प्रोज, यानी जो गद्य जो है ये मौखिक या लिखित भाषा है जो बोलने की प्राकृतिक प्रवाह को फॉलो करता है, ठीक है। क्या करता है, जो बोलने की प्राकृतिक प्रवाह को फॉलो करता है। फ्लो मतलब प्रवाह,
ठीक है। नेक्स्ट है आपका एम्स ऑफ प्रोज, यानी गद्य का क्या क्या उद्देश्य है, बहुत पूछा जाता है एम्स ऑफ प्रोज, ठीक है। एम्स ऑफ प्रोज या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोज पूछ लिया जाए तो आपको यही लिखना है। देखिए फर्स्ट पॉइंट है टू डेवलप द स्टूडेंट इमेजिनेशन एंड लव फॉर नेचुरल ऑब्जेक्ट्स। ये क्या करता है, ये क्या विकसित करता है, टू डेवलप यानी ये विकसित करता है बच्चों में, स्टूडेंट यानी बच्चों में क्या डेवलप करता है, प्राकृतिक वस्तुएं यानी नेचुरल ऑब्जेक्ट, प्राकृतिक वस्तुओं के प्रति छात्रों की कल्पना शक्ति को, ठीक है, उसके सोचने या समझने की क्षमता को विकसित करता है। गद्य क्या करता है, प्राकृतिक वस्तुओं के प्रति छात्रों की कल्पना शक्ति या उनके सोचने समझने की शक्ति को क्या करता है, विकसित करता है। समझ में आ गया। नेक्स्ट है टू प्रिपेयर देम फॉर साइलेंट रीडिंग। इससे क्या होता है, ये जो हमारा गद्य है इससे क्या होता है, इससे बच्चों में वाचन, इसमें हम बच्चों को वाचन के लिए तैयार कर सकते हैं, मौन वाचन के लिए, साइलेंट रीडिंग यानी मौन वाचन के लिए, ठीक है। इससे हम बच्चों को मौन वाचन के लिए तैयार कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि क्या होता है मौन वाचन यानी मन ही मन पढ़ना। आप जैसे कोई कहानी पढ़ते हो तो आप क्या करते हैं, पहले जब बच्चे थे आप तो तेज तेज पढ़ते थे, अब क्या करते हैं आप किसी भी कहानी को, किसी भी स्टोरी को आप क्या करते हैं अपने मन में पढ़ते हैं। तो यानी इसमें बच्चों को मन में पढ़ने के लिए तैयार करना होता है। नेक्स्ट है टू बिल्ड देयर कैरेक्टर। ये क्या करता है, इससे हम बच्चों के चरित्र का भी निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने महात्मा गांधी के बारे में बताया तो उससे एक उद्देश्य बताया कि महात्मा गांधी एक महान व्यक्ति थे, बड़ों का कहना मानते थे, अपने माता पिता का आदर करते थे। आप लोग भी ऐसे ही किया करिए, ठीक है। भाई बहनों से मत लड़िए, मम्मी पापा का सम्मान करिए, उनका आदर करिए, ठीक है, मम्मी पापा का कहना मानिए, इस तरीके से समझाते हैं तो बच्चों को इसमें एक उद्देश्य उनको मिलता है, ठीक है। इससे उनको एक शिक्षा मिलती है, समझ में आया, सीखने की शिक्षा मिलती है। तो ये क्या करता है, ये बच्चों के चरित्र का निर्माण भी करता है। गद्य के द्वारा हम बच्चों के चरित्र का निर्माण भी कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट है टू डेवलप देयर एक्टिव एंड पैसिव वोकैबुलरी। वोकैबुलरी का मतलब ही आप जानते हो, शब्दावली जिसे हम कहते हैं। ये क्या करता है, ये डेवलप करता है, ये विकसित करता है किसको, बच्चों के अंदर सक्रिय और निष्क्रिय शब्दावली को विकसित करता है। ये क्या करता है, बच्चों के अंदर सक्रिय और निष्क्रिय शब्दावली को भी विकसित करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को प्रोज के बारे में समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपका है व्हाट इज अ पोइट्री। देखिए ये मेरा मेन लाने का ये मोटिव था, ये मकसद था कि ये आपके पेपर में पूछा जाता है। इसको अच्छे से पढ़िएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। तो व्हाट इज अ पोइट्री, यानी पोइट्री को हम हिंदी में क्या कहते हैं, पोइट्री मतलब क्या होता है, कविता होती है। क्या होता है, कविता। इसको हम हिंदी में पद्य भी कहते हैं, कविता भी कहते हैं और पद्य भी कहते हैं, ठीक है। पद्य मतलब कविता होती है, ठीक है। और पोइट्री को हम इंग्लिश में पोएम भी कह सकते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज अ पोएम तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, व्हाट इज अ पोइट्री पूछेगा तो भी कंफ्यूज नहीं होना है। यानी कि पोएम और पोइट्री एक ही चीज़ है, यानी पद और कविता एक ही चीज़ है, ठीक है। अब कविता क्या होती है, ठीक है, इसे हम कैसे पढ़ते हैं, इससे हम क्या सीखते हैं, चलिए देखते हैं इसका क्या उद्देश्य होता है। तो पोइट्री इज अ टाइप ऑफ लिटरेचर बेस्ड ऑन द इंटरप्ले ऑफ वर्ड्स एंड राइम, ठीक है, राइम। तो पोइट्री क्या होता है, यानी पोएम क्या होती है, यानी पद क्या होता है, पद अंग्रेजी साहित्य का एक ऐसा प्रकार है, लिटरेचर, यहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर आप लिख लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे छूट गया है, इंग्लिश लिटरेचर लिख लीजिएगा। तो जो हमारा पद है, यानी जो हमारी पोइट्री है, यानी हमारी पोएम है, यानी जो हमारी कविता है, ये अंग्रेजी साहित्य का एक ऐसा प्रकार होता है जो किस पर आधारित होता है, जो शब्द और लय के आपस में मेल पर आधारित होता है। शब्द और लय में क्या होता है, जैसे आपके तुकांत शब्द हो गए, राइम मतलब होता है तुकांत शब्द। जैसे कि आप बोलते हैं ट्विंकर, जैसे आपने कहा जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा। तो एक बार आपने कहा जॉनी जॉनी यस पापा, सेकंड लाइन में भी आपका ईटिंग शुगर नो पापा आया, यानी कि इनका जो है, इनकी लय जो है वो आपस में मिल रही है, ठीक है, शब्द और लय। तो समझ में आ गया। फिर क्या है एम्स ऑफ पोएट्री, यानी पद्य का क्या उद्देश्य है, कविता का हमारी ज़िंदगी में क्या उद्देश्य है, और हमारे पोएम का हमारी लाइफ में क्या उद्देश्य है। तो फर्स्ट है टू क्रिएट अ लव फॉर इंग्लिश लिटरेचर इन देम। ये क्या करता है, ये छात्रों में अंग्रेजी साहित्य के प्रति प्रेम उत्पन्न करता है, ठीक है। कविता क्या करती है, छात्रों में अंग्रेजी साहित्य के प्रति प्रेम उत्पन्न करती है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है टू डेवलप द पावर ऑफ इमेजिनेशन,
ठीक है। ये क्या करता है, ये क्या डेवलप करता है, ये क्या विकास करता है, ये बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास करती है। कविता क्या करती है, पोएम क्या करती है, बच्चों में कल्पना शक्ति का यानी सोचने की क्षमता का विकास करती है, ठीक है। नेक्स्ट है टू इनेबल देम टू अंडरस्टैंड द आइडियाज कंटेन इन द पोएम। ये क्या करता है, ये क्या इनेबल करता है, ये किसके योग्य होता है, कि बच्चों को कविता में निहित विचारों और उनके भावों को समझने के योग्य बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिफरेंट बिटवीन प्रोज एंड पोइट्री, बहुत बार पूछा गया है। तो यानी कि जो हमारा गद्य है और पद, गद्य और पद के बीच क्या अंतर है, इसके बारे में देखते हैं, इनके अंदर क्या डिफ्रेंशिएशन है, क्या अंतर है, ठीक है। तो फर्स्ट है प्रोज में, देखिए यानी गद्य में, यानी कि हमारी कहानी में और कविता में क्या अंतर है, ठीक है। तो राइटर यूजुअली हैज़ नो वर्ड लिमिट, यहाँ पर कहा गया है कि लेखक के लिए ये जरूरी नहीं है कि इससे कोई लिमिटेड वर्ड लिखने हो, ठीक है। लेखक के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि एक लिमिट में कोई ही किसी शब्द को लिखना है, किसी भी सेंटेंस को लिमिट में लिखना, अनलिमिटेड यहाँ पर लिख सकते हैं। भाई कहानी आपको जैसे कि आपको कोई निबंध दे दिया गया तो आप लिमिटेड वर्ड नहीं लिखते हो, आप लिखते चले जाते हो, ठीक है। कहानी में कोई लिमिटेड वर्ड नहीं होता है, लेकिन पोइट्री में क्या होता है, पोइट्री में वर्ड जो होते हैं वो लिमिट में होते हैं, लिमिटेड होते हैं, ठीक है। 4 लाइन की पोएम हो सकती है, 5 लाइन की पोएम हो सकती है, इस तरीके से लिमिट में होती है, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ड आर क्लियर एंड डायरेक्ट, इसमें वर्ड जो होते हैं वो सरल भी होते हैं, सीधे भी होते हैं, और क्लियर मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है, मतलब कोई भी शब्द जो होता है वो साफ होता है, सीधा होता है, ठीक है। कैसे और मीनिंगफुल होता है, ये नहीं कि वर्ड जो है इधर उधर से ढूंढना पड़ रहा है, उसके बारे में समझ में नहीं आ रहा है, उसकी कई सारी मीनिंग्स निकली, ऐसा नहीं, एकदम सीधा साधा होता है, ठीक है। पोइट्री में क्या होता है, वर्ड्स होल्ड मल्टीपल मीनिंग, इसमें पोएम में क्या होता है, एक शब्द की कई सारे अर्थ होते हैं, कई सारी मीनिंग होती है। नेक्स्ट है प्रोज डस नॉट प्ले अटेंशन टू राइम, इसमें क्या होता है, जो प्रोज जो होता है यानी जो गद्य होता है, गद्य में लय पर ध्यान नहीं दिया जाता है कि इसमें लय की जरूरत होती है, इसमें कोई लय की जरूरत नहीं होती है। आप किसी भी कहानी को पढ़ते हो क्या लय में होती नहीं होती है, लेकिन पोइट्री में लय की जरूरत होती है। जैसे आप इंग्लिश में पोइट्री पढ़ाते हो, यानी कि पोएम पढ़ाते हो, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, इस तरीके से पढ़ाते हो ना, तो एक लय में आप कविताओं को पढ़ाते हैं, ठीक है। लेकिन कहानी में ऐसा नहीं होता है। और एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, जो गद्य हमारा जो होता है यानी जो प्रोज होता है उसमें हम राइटर लिखते हैं यानी लेखक लिखते हैं, और पोइट्री जो होता है उसमें पोएट यानी कि कवि लिखते हैं। फिर नेक्स्ट आपका है आइडियाज़ आर रिटन इन सेंटेंसेस, ठीक है। इसमें जो आइडियाज़ होते हैं वो सेंटेंसेस में लिखे जाते हैं, फिर यानी वाक्यों में लिखे जाते हैं, और वाक्य मिलकर क्या बनाते हैं, पैराग्राफ बनाते हैं। पोएम में क्या होता है, आइडियाज़ जो होते हैं वो एक लाइन में लिखे जाते हैं, और लाइन मिलकर क्या बना देती है, स्टैंजास, यानी कि कई सारी लाइन, अगर पोएम है, ये पूछा जाए कि पोएम में कई सारी लाइन मिलकर क्या बनाती है, तो उसे हम स्टैंजास बोलते हैं, स्टैंजा बोलते हैं। और अगर हमारी जो कविता में जो बहुत सारी लाइन एक साथ होती हैं, बहुत सारे सेंटेंस एक साथ मिलकर क्या बोले जाते हैं, उन्हें हम पैराग्राफ बोलते हैं। समझ में आ गया? तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी तो एक प्यारा सा लाइक करिएगा। और ये जो आपका जो इतना पोर्शन है ये मैंने आपको करा दिया। अब भाई मैं इसमें 5 बर्ड्स नेम, 5 एनिमल्स नेम ये तो बताने नहीं लगूंगी कि भाई आपको इतना तो पता ही है कि 10 बर्ड्स नेम, और ये आता भी नहीं है कि 5 बर्ड्स नेम बताइए और 5 एनिमल्स नेम बताइए, ऐसे आता नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ बच्चों को पढ़ाने का तरीका समझाया जाता है कि आप क्लास में जाएं, इंग्लिश की अगर आप टीचर बने तो आप बच्चों को किस तरीके से क्लासरूम में जाकर स्टूडेंट्स को यानी बच्चों को किस तरीके से आप पढ़ाएं, किस तरीके से उनके अंदर आप कल्पना शक्ति का विकास करें, किस तरीके से उनको स्कूल के हर एक पर्सन्स के नेम के बारे में बताएं, किस तरीके से फ्लावर्स नेम बताएं, किस तरीके बर्ड्स नेम, किस तरीके से बच्चे हर चीज़ सीखें, इनके बारे में ये बताया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आज आपको ये सब करा दिया है। अब कल मैं आपको जो कराने वाली हूँ वो कराने वाली हूँ ग्रामर। तो कल की क्लास यानी कि ग्रामर की क्लास होगी, तो ग्रामर की क्लास बिल्कुल भी मत भूलिएगा और एक क्लास करिएगा। वैसे इंग्लिश जो देखिए आपका जो इंग्लिश सब्जेक्ट है, आपका मैथ्स है, इंग्लिश और मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है।
कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं जिसे हम कह सकें, या कोई भी ऐसा टॉपिक्स या कोई भी ऐसी यूनिट नहीं जिसे हम कह सकते हैं कि भाई यूनिट फर्स्ट आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड आप ऐसे हल्के में ले लो, ये नहीं कह सकते हैं। इंग्लिश और मैथ के आपके A to Z आपको वीडियोस देखनी होंगी, A to Z यानी हर एक चैप्टर को, अगर 12 चैप्टर हैं तो 12 के 12 आपको चाटने पड़ेंगे, ठीक है। 12 के 12 चैप्टर को आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इंग्लिश और मैथ्स में ध्यान दीजिए, मैं बार बार बोल रही हूँ कि इंग्लिश हो या मैथ्स हो, दोनों एक ऐसे सब्जेक्ट है डीएलएड में जिससे आपके सारे टॉपिक्स को, सारी यूनिट्स को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। क्या किस यूनिट से पूछ लिया जाए कुछ नहीं बता सकते, वैसे इंग्लिश और मैथ में हर एक यूनिट से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, ठीक है। तो इसीलिए कह रही हूँ हर एक वीडियो को देखे आप सोचें कि मैं टीचिंग अप्रोच ना पढ़ूँ, या मैं क्या बोलते हैं मेथड्स वगैरह ना पढ़ूँ, कुछ मेथड्स पढ़ लूँ, तो ऐसा नहीं। देखिए जितने भी इम्पॉर्टेंट मेथड्स हैं वही इम्पॉर्टेंट क्या, मैंने सारे मेथड्स कराए हैं, सभी इम्पॉर्टेंट। ज़्यादातर आपसे मेथड्स ही पूछा जाता है, अप्रोच नहीं पूछा जाता है, ठीक है। कभी कदार ऐसा हुआ है अप्रोच पूछ लिया जाए लेकिन नहीं पूछा जाता, लेकिन पढ़ना आपको सब है। फिर नेक्स्ट आपका इसमें आपका जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है क्लासरूम टीचिंग में, पोइट्री और आपका प्रोज के बारे में बहुत पूछता है, ठीक है। और आपकी स्पेलिंग्स हैं ये भी बहुत पूछता है, तो आप सोचिए कि ये भी आपका यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका है जैसे कि आपका ग्रामर में तो आपको पता है नाउन्स, प्रोनाउंस और नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, इन सब के बारे में आपका पूछता है। तो हम ये कह रहे हैं कि कोई भी आपका टॉपिक इसमें ऐसा नहीं है जिसे आप हल्के में ले, हर एक टॉपिक को आपको अच्छे से याद करके जाना है। तो इंग्लिश और मैथ में ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि आपका ये सब्जेक्ट ऐसा है जो आपको पूरा पढ़ के जाना है, टोटल सब पढ़ के जाना है, ठीक है। तो जितनी जल्दी आप मैथ और इंग्लिश को पढ़ लें और उसको कवर कर लें उतना ही बेटर होगा, क्योंकि आपको और भी सब्जेक्ट पढ़ने। और सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो और सब्जेक्ट्स में क्या है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो बार बार रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा ये है, और सेकंड आपका जो सब्जेक्ट है, और आपका साइंस है, सोशल साइंस है, हिंदी है, ये सब आपके क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। इनमें एकदम ही टेंशन मत लीजिए। टेंशन आपको सिर्फ लेनी है तो सिर्फ आपको इंग्लिश और मैथ्स में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन अगर थोड़ी बहुत टेंशन नहीं होगी तो आप पढ़ोगे कैसे, ठीक है। टेंशन तो होती ही होती है, ठीक है, ये मैं नहीं कह सकती कि टेंशन नहीं लेनी है। बिना टेंशन के आप चीज़ों को कवर नहीं कर सकोगे, आप चीज़ों को नहीं पढ़ोगे, ठीक है। तो इंग्लिश और मैथ आप जितना आप पढ़ डालो उतना ही बेटर है, अगर आपको बैक नहीं चाहिए तो, ठीक है। क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें से हर एक यूनिट से आपका पूछा जाता है, हर एक यूनिट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है, हर एक टॉपिक से कुछ भी पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो कल मैं मिलती हूँ आपसे इस ग्रामर में मैं कल आपको पढ़ाऊँगी सेंटेंसेस और काइंड एंड पार्ट ऑफ सेंटेंसेस के बारे में पढ़ाऊँगी। और ये जो आपका काइंड एंड पार्ट ऑफ सेंटेंसेस है, ये कोशिश करूँगी कि मैं एक ही वीडियो में कवर कर दूँ, लेकिन सोच रही हूँ एक वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा। तो मिलती हूँ कल इसी सेंटेंस और काइंड एंड पार्ट ऑफ सेंटेंस से। कल आपका ये स्टार्ट होने वाला है ग्रामर, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और आगे अगर अभी आप तक किसी वीडियो को आपने नहीं देखा है तो वो जाकर देख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अब तो पेपर आने वाला है, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और मैंने मैथ्स के सारे टॉपिक्स करा दिए हैं, सारे यूनिट्स करा दी हैं, जाके मैथ्स की चैप्टर वाइज वीडियो को पढ़िए जा करके। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए मैं प्लेलिस्ट नहीं देती हूँ डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में अब क्या हो गया, अब यूट्यूब की तरफ से ये हो गया है कि जब भी आप डिस्क्रिप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो नीचे आपको अबाउट का ऑप्शन मिलेगा, उस अबाउट ऑप्शन में आपको वीडियोस का ऑप्शन मिलेगा, उस वीडियोस में क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद आप प्लेलिस्ट में जाइएगा और प्लेलिस्ट से आप मैथ्स की प्लेलिस्ट को ओपन करिएगा। ओपन करने के बाद आपको वहाँ पर सारी वीडियोज़ जो भी आपको टॉपिक्स पढ़ना है, जो भी आपको यूनिट तैयार करनी है, वो आपको सब मिल जाएगी वहाँ पर, क्योंकि मैथ्स का आपका जो कोर्स है वो मैंने कवर करा दिया है, ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक तो बिल्कुल करिएगा। और मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।